नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। हमने प्रीवियस लेक्चर में ह्यूमन एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन देखा था, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी देखा था। आज हमें नया चैप्टर चालू करना है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 है। ये काय का है? ये HEP का ही है। BP 102 इसका पास वो है, कोड है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, जिसमें पढ़ना हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम सेल और उसके अबाउट सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सेल होती क्या है? तो सेल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? ठीक है, तो सेल की खोज किसने करी थी, ये सब देखना है आज। ठीक है, तो सेल को हिंदी में क्या क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका। ठीक है, सेल की परिभाषा क्या है? ए सेल इज़ द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो हमारी सेल है वो एक लिविंग और स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की। ठीक है, देयर आर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन अवर बॉडी। हमारे शरीर में 200 से ज़्यादा प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, या प्रकार की सेल पाई जाती हैं। ऑल सेल प्रोड्यूस बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जो भी सभी प्रकार की सेल हैं एक सेल डिवीजन की प्रोसेस से करती हैं, प्रोसेस करती हैं। ठीक है, सेल बायोलॉजी यानी कि सेल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर। यानी कि जो भी सेल बायोलॉजी है ये सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी को क्या बोला जाता है? सेल बायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज इमीडिएटली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। यानी कि जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसको देखना है आज। ठीक है, तो सेल की सर्वप्रथम खोज किसने की? सेल की सबसे प्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1865 ईस्वी में की थी। ठीक है, और लिविंग सेल की खोज किसने की थी? लिविंग हुक ने की थी। ठीक है, हुक ने की थी। ठीक है, ये दो क्या हैं? साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारी डेड सेल की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल की खोज किसने की थी? लिविंग सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और सेल की थ्योरी किसने दी थी? तो स्वीडन और स्वान ने हमारी सेल थ्योरी दी थी। स्वीडन एंड स्वान ने क्या दिया था हमें? सेल की थ्योरी दी थी। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी थी? स्वीडन एंड स्वान ने। ठीक है, ओके, तो एक बार फिर देख लेंगे क्या पॉइंट बोल रहे हैं। मैंने पॉइंट तो बता दिए हैं, लेकिन एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ जाके अच्छी समझ में आ जाए आपको। ठीक है, ये लिखना था। अब हम देख रहे हैं इसकी सेल में पॉइंट क्या है, मैंने बता दी है एक बार और। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लिविंग। सेल इज़ द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई या यूनिट है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमारी बॉडी में 200 प्रकार की सेल्स वर्क करती हैं या पाई जाती हैं। ठीक है, और जो भी सेल्स होंगी वो सेल डिवीजन की प्रोसेस करती हैं। ठीक है, और जो भी यानी कि सेल और सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी को क्या बोला जाता है? सेल बायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और सेल से रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं उसके स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इमीडिएटली रिलेटेड ऑफ इट्स फंक्शन, यानी कि उसके फंक्शन को देखना है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ सेल देयर आर 2 टाइप्स। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में हम 2 चीज़ें देखनी है, एक साइटोसोल देखना है, ओके, एक ऑर्गेनिज्म देखना है, और तीसरा क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज मैनी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सॉरी, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं सेल के ये तो प्रकार हुई टाइप। 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप? यानी कि टाइप ऑफ सेल। ठीक है, सेल 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और एक होती है यूकैरियोटिक। क्या होती है? यूकैरियोटिक। ओके, ठीक है, प्रो मतलब कि उसमें जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें नहीं पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक मतलब कि ट्रू, यानी कि उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, इस न्यूक्लियस के खेल है, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा वो यूकैरियोटिक, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा उसमें प्रोकैरियोटिक। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस पाया गया यानी कि ट्रू तो यूकैरियोटिक, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया गया यानी कि फॉल्स तो मतलब प्रोकैरियोटिक। ओके, तो हमें अब पढ़ना है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, सेल के पार्ट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, सेंट्रोस हो गए, और वेकल्स हो गए, लाइसोसोम हो गए, न्यूक्लियन बल्ब हो गए, न्यूक्लियस हो गए, क्रोमेटिन हो गए, न्यूक्लियोपोर हो गए, न्यूक्लियस, राइबोसोम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइक्रो ऑफिलेमेंट और माइक्रोरोटेन, ये सब क्या हैं, सेल के पार्ट हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पहले स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है, स्ट्रक्चर यानी कि द स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है और लिपिड पाया जाता है। दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटीन और लिपिड, जिसे बोला जाता है फास्फोलिपिड। लिपिड को क्या बोला जाता है, फास्फोलिपिड बोला जाता है, ठीक है। ये कैसे बाइंड होती हैं, तो इट बाइंड टुगेदर नॉन कॉन्वेलेंट फोर्स। ये कैसे कॉन्वेलेंट यानी कि नॉन कॉन्वेलेंट फोर्स से बाइंड होती हैं, यानी कि बाइंड जुड़ी रहती है एक दूसरे से, ठीक है। द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैव हेड विच इज इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड, ठीक है। जो भी उनका हेड सिरा होता है, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का हेड सिरा होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है और हाइड्रोफिलिक होते हैं। क्या होती हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लविंग होती हैं, ठीक है। और ए टैल, उसमें टैल होती है, तो टैल विच हैज़ नो चार्ज, जो टैल होती है उनमें कोई चार्ज नहीं होता। और ये हाइड्रोफोबिक मतलब कि वाटर हीटिंग या वाटर से दूर रहती हैं, ठीक है। तो एंड हाइड्रोफोबिक इन वाटर, ठीक है। जहाँ हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक आए, तो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी कि वाटर से अट्रैक्ट होती हैं, अटैच होती हैं, तो ठीक है। वाटर से क्या होती हैं, अटैच होती हैं, प्लस होती हैं। और हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफोबिक से मतलब है कि वो वाटर से अटैच नहीं होती हैं या फिर वाटर लिविंग नहीं होती हैं, ठीक है। तो वाटर अटैच नहीं होती है, ओके। और इन दिस लेयर, ये बुक ये बोल रहा है, इन दिस लेयर द शुगर मॉलिक्यूल्स इज एमेंडेड इन बिटवीन दैम, ठीक है। जो भी इनकी लेयर होती है इनमें शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब हमें देख लेना है इसके, ये सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, इंटरनल प्रोटीन ये बताई हैं, ये कहता है पैरेंटल प्रोटीन बना दी है, कैनल प्रोटीन बना दीजिए, अल्फा हेलिक्स बना दी है और ग्लोबस, ठीक है। ये एक ऐसा डायग्राम दिखा दिया है और डायग्राम के थ्रू हमें क्या करना है, उसका ये डायग्राम है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या पाया जाता है, ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, इंटरनल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन और कैनल प्रोटीन, ठीक है। इसका हमें डायग्राम बनाना सीखना है, तो आप ट्राई करते रहिएगा और देखते देखते बनाना सीख जाइए, ठीक है। अब हमें प्रोटीन के फंक्शन, यानी कि जो भी सेल मेम्ब्रेन है उसके फंक्शन क्या हैं, तो हमें फंक्शन पढ़ने हैं। तो पहला फंक्शन क्या है हमारा, प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी बाहर से चीज़ आ रही है उसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और एक बैरियर का काम करता है, ठीक है। जैसे कोई मॉलिक्यूल्स है तो बाहर ना निकले, तो उनका बैरियर का भी काम करता है। शेप ऑफ सेल, यानी कि ये क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे सेल का शेप पर निर्भर करती है, यानी कि यही बताती है कि सेल का शेप कैसा होगा, कि वो गोलाकार होगा कि मोटाई, जैसा भी होगा उसका शेप किस पर डिपेंड होता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन का उसके सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल का शेप कौन वो करता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, डिपेंड होता है। सेल जंक्शन, ठीक है, सेल जंक्शन पर भी यही काम करती है, सेल मूवमेंट पर भी यही काम करता है। और सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है, यानी कि इसकी परमेबिलिटी कैसी होगी, ये भी निर्भर किस पर करती है, सेल मेम्ब्रेन पर। इम्पल्सेस ट्रांसमिशन, ठीक है। अब देखना साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो द साइटोप्लाज्म हैज़ टू कंपोनेंट। साइटोप्लाज्म में दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, कौन कौन से, द साइटोप्लाज्म ठीक है। साइटोप्लाज्म दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक साइटोसेल और कैसे बना होता है, इट इज़ द फ्लूइड प्रोटॉन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म दैट कंटेन्स वाटर 75%। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या, साइटोसेल में क्या होता है, 75 से 90% क्या होता है, वाटर होता है। आयंस, अमीनो एसिड के आयंस होते हैं, प्रोटीन के आयंस होते हैं, एटीपी के आयंस होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स पाया जाता है, ठीक है। साइटोसेल में क्या क्या पाया जाता है, 75 से 90% तो वाटर ही पहले पाया जाता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के रूप में। एंड आयंस होंगे, अमीनो एसिड के आयंस होंगे, प्रोटीन के आयन होंगे और लिपिड, एटीपी के आयंस और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स में क्या होगा,
ठीक है। ग्रेन्यूल्स ऑर्गेनेल्स में क्या होता पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम, ये ऑर्गेनेल्स में हो गए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी डिटेल अगर पूरी देखनी है, गोल्गी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, इनमें सब ये क्या में बताते हैं ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं। ओके, अब हमें देख लेना है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, ठीक है। राइबोसोम को हम राइबोसोम दो प्रकार के राइबोसोम देखेंगे, 70S और 80S, ठीक है, दोनों प्रकार राइबोसोम देखेंगे। तो ये राइबोसोम होता क्या है, दीज आर टिनी ग्रेन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन। ये कैसे बने होते हैं, RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। जो भी राइबोसोम होते हैं वो RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। दे सिंथेसिस, ये क्या इस प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करते हैं। दे सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड यूजिंग RNA। ये RNA को लेते हैं और अमीनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ओके, ठीक है, यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करते हैं राइबोसोम, इतना समझना है आपको। व्हेन दिस प्रेजेंट इन फ्री यूनिट इन द साइटोप्लाज्म द राइबोसोम मेक प्रोटीन ऑफ यूज विद इन द सेल। यानी कि जो भी ये हो जब ये फ्री यूनिट में पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, तो क्या कहते हैं, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, क्या कि सेल के अंदर, विद इन सेल, ठीक है। तो राइबोसोम आर आल्सो फाउंड ऑन आउटर सरफेस। जो भी राइबोसोम होते हैं वो हमारे आउटर सरफेस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियर की आउटर सरफेस में पाए जाते हैं, यानी कि आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर इन्वॉल्व एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स वेयर दे मैन्युफैक्चर प्रोटीन फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम हमारे आउटर सरफेस में पाए जाते हैं न्यूक्लियर इन्वॉल्व के, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक वेयर दे आर मैन्युफैक्चर प्रोटीन। ओके, अब देखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, इट इज़ द सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन कैनाल इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, हमारा इंटरकनेक्ट करता है मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को इंटरकनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में क्या होता है, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, यानी कि लैक ऑफ राइबोसोम। इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए क्या होता है, ये स्मूथ होता है। देखा आपने, स्मूथ। और जिसमें हमारे राइबोसोम पाए जाएंगे या अटैच्ड होंगे राइबोसोम, उसमें क्या होते हैं, ये हमारे रफ हो जाते हैं। देखो रफ दिख रहे हैं, ये छेद, ये आपको ब्लैक से दिख रहे हैं ना वो, तो ये सब क्या है, रफ है, क्योंकि इसमें क्या है हमारा आपका राइबोसोम पाया है, राइबोसोम है या प्रोटीन है, इसलिए क्या है, ये रफ है। ओके, ये डायग्राम है, ये डायग्राम आते हैं बनाने को, इसलिए ट्राई करना कि बन जाएं। ओके, ठीक है। अब हमें देखना है ग्लोजी बॉडी क्या होती है। ग्लोजी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ग्लोजी, इट कंस्टेंस स्टैक ऑफ द क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेड मेम्ब्रेस, ठीक है। ये मेम्ब्रेस को फोल्ड करने का काम करती है। इट प्रेजेंट इन ऑल सेल्स बट इन लार्जर इन दोज सेल्स दैट सिंथेसिस एंड द एक्सपोर्ट प्रोटीन। ये क्या काम करती हैं, प्रोटीन को एक्सपोर्ट करने का काम करती हैं। द प्रोटीन मूव फ्रॉम ER टू ग्लोजी बॉडी, यानी कि ER क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू ग्लोजी बॉडी एपरेटस से पहुंचाने का भी काम करते हैं, मूव करने का। जो भी प्रोटीन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ग्लोजी बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा ग्लोजी एपरेटस करता है प्रोटीन को, ठीक है। दे आर पैक्ड, ये पैकेट का काम करते हैं, पैकेज वाला, ठीक है, पैकेट वाला काम करते हैं, ठीक, सब इतना समझ लेना। पैकेज्ड इनटू मेम्ब्रेस बाउंड वेसल्स कॉल्ड सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसकी क्या करते हैं, जो भी ये पैकेट का काम करते हैं, पैकेज्ड, ठीक है। द वेसल्स आर स्टोर्ड, ये स्टोर करते हैं, ठीक है। वेसल्स आर स्टोर नीडेड मोर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू विच द प्रोटीन्स आर एक्सपोर्टेड, ठीक है। ये क्या करते हैं, ग्लोजी एपरेट्स क्या करते हैं, एक पैकेज्ड का काम करते हैं पहली बात तो, ठीक है। और ये क्या करते हैं, स्टोर्ड काम करते हैं, जो भी वेसल्स होंगी उसको स्टोर्ड करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, ठीक है। अब देखना हमें न्यूक्लियस क्या होता है। अगर न्यूक्लियस होगा तो वो प्रोकैरियोटिक है, और न्यूक्लियस नहीं है, वो न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक है, और न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द आवर बॉडी, ठीक है। अगर सेल में न्यूक्लियस है तो वो यूकैरियोटिक है, अगर उसमें न्यूक्लियस नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक है, इसलिए क्या है, ये न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरी सेल्स इन द बॉडी हैज न्यूक्लियस विद एक्सप्रेशन ऑफ मैच्योर RBC। जो भी RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। RBC का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल, यानी कि जो भी RBC की जो भी रेड ब्लड सेल्स होगी उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस तो पाया जाएगा। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल डिवीजन भी नहीं होगी, तो यानी कि न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्केलेटल मसल्स
स्केलेटल मसल्स एंड सम अदर सेल्स कंटेन सेवरल न्यूक्लियस, ठीक है। जो भी स्केलेटल मसल्स या अदर जो भी सेल्स होंगी उनमें क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस तो पाया जाएगा, ठीक है। और इट इज़ द लार्जर ऑर्गेनल, ये क्या सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है ऑफ द सेल्स एंड इज कंटेंट विद द न्यूक्लियर इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेंट्स बॉडी जेनेटिक मटेरियल विद इज डायरेक्ट ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स, ठीक है। ये न्यूक्लियस ही कंटेन करता है, क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन किए रहता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन किए रहता है, जो डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म रिएक्शन से सेल को एक्टिवेट करता है, ओके। द कॉन्सिस्ट ऑफ क्रोमोसोम विच आर मेड फ्रॉम DNA, ठीक है। जो भी DNA होते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम कॉन्सिस्ट यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अगर DNA है और तो उसमें DNA जो भी DNA है उसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। DNA की छोटी इकाई की क्रोमोसोम या क्रोमेटिन बोला जाता है, ओके। अब हमें देखना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द हाउस के नाम से भी जाना जाता है। देखो उन्होंने पूरा पहला ही वो बोल दिया, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड पावर ऑफ द हाउस, यानी कि ये पावर ऑफ द हाउस के नाम से भी जानी जाती है। दे आर इन्वॉल्व इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, ये क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। एरोबिक मतलब कि प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है। एनारोबिक मतलब अब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। तो जो प्रेजेंस ऑफ O2 को बोला जाता है एरोबिक, ठीक है। तो दे आर इन्वॉल्व इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि इसमें ये प्रेजेंस ऑफ O2 से रेस्पिरेशन करती है। द प्रोसेस बाय विच केमिकल एनर्जी इज मेड अवेलेबल इन द सेल, ठीक है। जो भी ये प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी अवेलेबल होती है सेल्स में, ठीक है। दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, ये क्या होती है, एक ATP के रूप में होती है, ठीक है। ATP के रूप में होती है, विच रिलीज एनर्जी व्हेन द सेल्स ब्रेक डाउन, जब ये हमारी सेल्स ब्रेक डाउन होती हैं तो ये जो एनर्जी लगती है वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है, ठीक है। इसलिए इसे बोला जाता है पावर ऑफ द हाउस, बोल दिया पहले से। सिंथेसिस ऑफ ATP इज मोस्ट एफिशिएंट इन द फाइनल स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, अ प्रोसेस रिक्वायरिंग ऑक्सीजन, ठीक है। जब ये हमारी सिंथेसिस होती है, ATP का सिंथेसिस होता है तो फाइनल स्टेज में हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ओके। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो भी सेल मेम्ब्रेन से बाहरी अंदर बाहर की जो प्रोसेस होती है उसको देखना है, यानी कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो करता है सेल्स, उसके बारे में स्टडी करनी है। तो मोशन ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल्स, जो भी हमारे सब्सटेंस हैं या मोशन मतलब कि जाएंगे या इन या आउट होंगे उस सेल से, वो क्या कहलाएंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो भी हमारे सेल्स के सब्सटेंस है अंदर बाहर होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिवली परमेबल, ठीक है। ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक सेलेक्टिवली परमेबल होती है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, इसमें टू टाइप की मैकेनिज्म पाई जाती है, एक पैसो ट्रांसपोर्ट, एक एक्टो ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसो ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक्टो ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यही हम देखना है। अब हम देखना क्या, पैसो ट्रांसपोर्ट और एक्टो ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो पैसो ट्रांसपोर्ट में देख रहे हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो पहली क्या है, पैसो ट्रांसपोर्ट। पैसो ट्रांसपोर्ट में जैसे बोला, इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन इन विच नो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेल्स, ठीक है। जो भी अब इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर जाएंगे उसमें क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी कि नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स, यानी कि इसमें कोई भी सेल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वो पैसिव है। और एक्टिव रिक्वायर्स एनर्जी एक्सपेंडेड बाय सेल्स, यानी कि जो भी सेल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगी वो उसमें क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि जो भी अंदर बाहर जाएंगी सेल्स या जो भी सब्सटेंस जाएंगे तो उसमें क्या होगी, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो एक्टिव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्टिव में क्या होती है, एनर्जी लगती है, और पैसिव में एनर्जी नहीं लगती है कोई भी काम करने के लिए, ओके। अब हमें पढ़ना है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहले हम पैसिव पढ़ लेंगे फिर एक्टिव पढ़ लेंगे। तो पैसिव हमें क्या बोल रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन इज इन विच नो एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ द सेल्स, वही बोल दिया उन्होंने फिर, यानी कि जो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें मूवमेंट या मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट करने के लिए कोई मेम्ब्रेन के पास जो भी मूवमेंट मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यही बोलना था उसको, और वही बोल दिया। मॉलिक्यूल्स मूव इन रिस्पॉन्स टू अ कंसंट्रेशन ग्रांटेड, ठीक है। अ कंसंट्रेशन ग्रांटेड इज डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड
डेट ऑन द अदर साइड, ठीक है। अब ये कह रहा है कंसंट्रेटेड ग्रेडेड क्या होते हैं, जो भी डिफरेंस बिटवीन होगा इसमें देखना है, ठीक है। तो वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन डेट अदर साइड, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे इस साइड से दूसरी साइड जाएंगे उसे क्या बोला जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडेड बोला जाएगा, ठीक है। पैसो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ओनली मूवमेंट सब्सटेंस, जो भी पैसो ट्रांसपोर्ट होती है क्या करती है, जो भी सब्सटेंस होगी उसको मूवमेंट का काम करती है ओनली, ज़्यादा कुछ काम नहीं करती है, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडेड, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडेड की भी फॉर्मूला वो लिखी है कि एक कंसंट्रेशन इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑन द साइड, एक साइड से दूसरी साइड के एक साइड के मेम्ब्रेन से दूसरी साइड मेम्ब्रेन तक पहुंचाने का काम भी कंसंट्रेशन ग्रेडेड का होता है, ठीक है। पैसो ट्रांसपोर्ट, अब पैसो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ओनली मूवमेंट सब्सटेंस अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडेड, ठीक है। अब उन्होंने सीधा बता दिया कि जो भी पैसो ट्रांसपोर्ट है वो मैकेनिज्म है, ये सिर्फ मूवमेंट के जो भी सब्सटेंस का मूवमेंट है उन पर करती है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडेड, ओके। सब्सटेंस मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, यानी कि जो भी सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की एरिया की ओर जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी सब्सटेंस है वो जो भी सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की ओर जाते हैं, ठीक है। अब ये पैसो ट्रांसपोर्ट में दो मैकेनिज्म फिर बता दी उन्होंने, एक डिफ्यूजन एक ऑस्मोसिस, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट दो हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, जो भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई सॉलिड, जो भी डिफ्यूजन में क्या होता है, जो भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई सॉलिड कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, यानी कि जो भी हमारे सॉलिड मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाई से काय की ओर लो की ओर जाएंगे, ठीक है। इतना बताया उसने, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर फ्रॉम हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसमें जो भी सॉल्वेंट वाटर का सॉल्वेंट होगा वो मूवमेंट करेगा हाई सॉल्वेंट से कहाँ की ओर, हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से कहाँ की ओर, लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में आपको क्या करना है, डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट वाटर होता है, ठीक है। सॉलिड और सॉल्वेंट अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सॉलिड में तो डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स हाई सॉलिड कंसंट्रेशन से लो सॉलिड कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, और ऑस्मोसिस में यानी कि जो भी सॉल्वेंट वाटर का सॉल्वेंट होता है वो हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की ओर जाता है, ठीक है। अब हम देखना है डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन को उसने अच्छे प्रकार से दिखाने के लिए ये कर दिया। तो डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर हमारे जो भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स जाती है। देखो इन्होंने बता दिया, जैसे उसका ये वाटर है, वाटर में उन्होंने एक ब्लड डाल दिया तो उसका क्या होगा, ये फैल गया, ठीक है। फैला फिर तो क्या होगा, जब भी हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पहुंच गया। देखो इसने बता दिया ना कि इसमें क्या था, हाई कंसंट्रेशन था, इसमें भी हाई कंसंट्रेशन था, वाटर जो ब्लड ऐड किया तो क्या हुआ, इनका हमारा कलर चेंज हो गया। ये क्या बताता है, डिफ्यूजन बताता है, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब कि घुल जाना, डिफ्यूज हो जाना, ठीक है। और अब डिफ्यूजन भी दो प्रकार का होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तब सिंपल डिफ्यूजन क्या बोलता है, सब्सटेंस पास डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, जो भी सब्सटेंस होते हैं वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। और द सेल मेम्ब्रेन हैज़ लिमिट परमेबिलिटी, इसमें क्या होती है, एक लिमिट परमेबिलिटी होती है, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन हैज़ लिमिटेड परमेबिलिटी टू स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर एंड आयंस, जो भी वाटर और आयंस बाहर निकलते हैं उसमें क्या होती है, एक लिमिट परमेबिलिटी के थ्रू ही निकल पाते हैं। द मोशन ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नॉन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। जो भी मोशन ऑफ वाटर अक्रॉस, जो भी एक मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकलते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ वाटर यानी कि जो भी वाटर का मूवमेंट होता है वो एक काय के मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, यानी कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नॉन द ऑस्मोसिस, ठीक है। जब भी कोई पूछे ऑस्मोसिस क्या होता है तो मोशन ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नॉन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। तो यानी कि जो भी वाटर का मोशन होगा एक मेम्ब्रेन के थ्रू होगा उसे क्या बोला जाएगा, ऑस्मोसिस बोला जाएगा, ठीक है। अब द रेट, अब इसकी ऑस्मोसिस की रेट क्या होती है, मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल्स निकलते हैं उसकी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। अब
डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी कि उसकी डिग्री पर निर्भर करता है कि उसकी कंसंट्रेशन की डिग्री कितनी है, उस पर डिपेंड करता है डिफ्यूजन। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन एज द ग्रेनेटेड रीच इक्विलिब्रियम एंड डिफ्यूजन स्लोज। ठीक है, अगर उसका अगर वो जो भी ग्रेनेटेड होगा वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा तो उसकी डिफ्यूजन स्लो हो जाएगी। ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम सब्सटेंस पास इन एंड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन एट इक्वल रेट। ठीक है, जो भी इक्विलिब्रियम का सब्सटेंस पास करेगा वो क्या करेगा, इक्वल रेट्स में मेम्ब्रेन को बाहर निकाल या पास आउट करेगा। ठीक है, फैसिलेटेड में क्या क्या बोलता है, तो फैसिलेटेड सब्सटेंस मस्ट पास थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स टू गेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो भी सब्सटेंस होगा वो पास थ्रू करेगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, तो सब्सटेंस मस्ट पास, यानी कि जो भी सब्सटेंस होगी वो पास करेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू गेट द थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो भी सब्सटेंस वो प्रोटीन की सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, ये बताना चाहता है द सेल मेम्ब्रेन इज, ठीक है, ये बताया जाता है। फिर ये है द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, जो भी सेल मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमेबल होती है, ये तो है ही है डिफ्यूजन में। ठीक है, ठीक है, कैरियर्स प्रोटीन्स बाइंड टू द मॉलिक्यूल, जो भी कैरियर प्रोटीन होती हैं वो बाइंड मॉलिक्यूल से क्या होती है, बाइंड होती हैं। डेट दे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जिससे क्या होती हैं, जो हमारी सेल की अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होती है उससे क्या होती है, बाइंड होती हैं, तो बाहर चली जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। ओके, अब हमें फैसिलिटेटेड देखना है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पहले देखना है सेलेक्टिव डिफ्यूजन। इंटरगल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स अलाउ द सेल और टू बी सेलेक्टिव अबाउट व्हाट passes through the membrane। ठीक है, internal membrane proteins allow the cell to be selectively about what passes through the membrane। ठीक है, एक चैनल प्रोटीन होती है have a polar interior allow, अब देखो सेलेक्टिवली क्या करती है, इंटरनल मेम्ब्रेन को ही प्रोटीन को अलाउ करती हैं बाहर जाने के लिए। ठीक है, और चैनल प्रोटीन क्या करती हैं, पोलर इंटीरियर को ही अलाउ करती हैं। ठीक है, और कैरियर प्रोटीन क्या करती हैं, बाइंड टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, जो भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल फैसिलिटेट होगा उसको ही पासेस करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो ये आयन चैनल बता दिए। देखो अब ये आयन चैनल यहाँ पे रोक दिए ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म, देखो ऐसे बता रहे हैं, यहाँ से अंदर जा रहे हैं और यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, कैरियर प्रोटीन में क्या है, बाइंड टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स टू फैसिलिटेट प्रोटीन। देखो अब इसमें बाइंड होते जाएंगे और इससे बाहर निकलते जाएंगे। ठीक है, अब ऑस्मोसिस को देखना है, तो ऑस्मोसिस कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सॉलिड इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या बोलता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है रिक्वायर्स एनर्जी, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एटीपी इज यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्यूल एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या कहती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, एबल टू मूव सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेनेटेड फ्रॉम लो टू हाई। अब इसमें उसमें तो क्या था, हाई टू लो था, इसमें क्या था, लो टू हाई है, इसमें क्या है, लो टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एबल टू मूव सब्सटेंस ग्रेनेटेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेनेटेड फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है, अलाउ सेल्स ऑफ स्टोर कंसंट्रेशन सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या करती हैं, जो भी कंसंट्रेशन सब्सटेंस है उसको स्टोर करने का भी काम करती हैं। ठीक है, रिक्वायर द यूज ऑफ कैरियर प्रोटीन, इसमें क्या होती है, जो भी हमारी कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब हम देखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम के बना दिए उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम बाइंड हो रहे हैं, देखो बाइंड नहीं हो रहा है, बाइंड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कैरियर इज मेम्ब्रेन बाइंड्स इंटरसेलुलर सोडियम एंड एटीपी फॉस्फेट प्रोटीन्स विद द बाउंड्स। ठीक है, बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखना है। ठीक है, इसमें क्या था, बाइंड हो रहे थे, अब इसमें देखना, इसमें भी जो भी ज़्यादा इसमें भी बाइंड होने लगे। ठीक है, इससे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने लगे। ठीक है, अब इसमें इनमें बाहर से निकलने लगे। ठीक है, अब देखो पहले शुरू से देखो, अब इसमें देखो ये मॉलिक्यूल्स है यहाँ से जाएंगे और इसमें चिपक जाएंगे, तो चिपक गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है सोडियम के मॉलिक्यूल्स यहाँ से चिपक गए और पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स यहाँ से चिपक गए। ठीक है, दूसरी वाली डायग्राम में क्या होगा, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स थे यहाँ से हट गए। ठीक है, यहाँ से हट गए और जो पोटेशियम का, तो वहाँ से पोटेशियम को तो लगा ही रहा, अब यहाँ पे क्या हुआ, पोटेशियम लग गया। अब इसमें क्या हुआ, फिर पोटेशियम लग गए और सोडियम निकल गए। तो ठीक है,
तो हमारी फिर एक बार देख ले रहे हैं, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, यानी कि कैरीज मेम्ब्रेन बाइंड्स इंटरसेलुलर सोडियम, यानी कि जो सोडियम होगी वो बाइंड हो जाएंगे। फिर दूसरी वाली डायग्राम में क्या है, एटीपी फास्फोलिपिड प्रोटीन विद बॉन्ड सोडियम, ठीक है। तो ये भी हमारे जो भी प्रोटीन होगी वो बॉन्ड हो जाएगी सोडियम के साथ, इसमें बता दिया, ठीक है। जिससे क्या होगा, एटीपी ब्रेक डाउन हो जाएगी प्रोटीन प्लस एडीपी में, ओके। फिर हमारा क्या कह रहा है, जो भी हमारे सोडियम आयन से वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, यानी कि फास्फोरिलेशन कॉजेज कॉन्फिगरेशन चेंजेस इन प्रोटीन रिड्यूसिंग द एफिनिटी ऑफ सोडियम एंड डिफ्यूज, ठीक है। जो भी सोडियम आयन से वो क्या होगा, डिफ्यूज होगा और फास्फोरिलेशन तो हुआ है, ठीक है। अब चौथे में क्या हुआ, दिस कन्फॉर्मेशन हैज हायर एफिनिटी ऑफ पोटेशियम एक्सटर्नल पोटेशियम बाइंड टू द एक्सपोज साइट, ठीक है। एक्सपोज साइट से बाइंड होगा, ठीक है। फिर इसमें क्या है, जो भी हमारे डिफॉस्फोराइजेशन ऑफ प्रोटीन टेगरस चेंजेस बैक टू ओरिजिनल कन्फॉर्मेशन वाई लो ऑफ एफिनिटी सोडियम एंड कन्फ्यूज ऑफ सेल्स, ठीक है। अब ये बता दिया, बाइंड टू द पोटेशियम कॉज एंड द डिफ्यूजन, ठीक है, ये बता दिया। बल्क ट्रांसपोर्ट। अब बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ बाय, ठीक है। और ये एक्चुअल बाय बता दिया। एंडोसाइटोसिस यानी कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू यानी कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल्स, यानी कि जो भी सेल्स होगी इसमें मूवमेंट करेंगे सब्सटेंस, उसे क्या बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस, यानी ठीक है, सेल के अंदर करेंगे, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स आउट ऑफ सेल्स, यानी कि जो भी यानी कि एंडो मतलब कि अंदर, एंडो मतलब अंदर, ठीक है, और एक्सो मतलब बाहर, ठीक है। यानी कि एंडो मतलब कि सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस के मूवमेंट करेंगे, एक्सो मतलब कि जो सेल से बाहर मटेरियल वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो भाई ठीक है, तो एक्सो एंडो मतलब क्या हो जाएगा, जो भी सेल्स हो गए, सेल्स के अंदर जो भी मूवमेंट या जो भी सब्सटेंस हो वो मूवमेंट करेंगे। एक्सो मतलब जो भी सेल्स के बाहर मटेरियल होगा वो मूवमेंट करेगा, ओके। तो एंडोसाइटोसिस जो भी पूछे और एक्सोसाइटोसिस पूछे तो ये अलग अलग मतलब निकल जाते हैं। एंडो मतलब अंदर और एक्सो मतलब बाहर, ठीक है। बल्क ट्रांसपोर्ट में एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, ऑक्यूर व्हेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व फूड पार्टिकल्स एंड लिपिड्स। इसमें क्या करते हैं, जो भी फूड पार्टिकल और लिक्विड्स इन्वॉल्व रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब इसमें क्या है, फैगोसाइटिस क्या होता है, द सेल्स टेक इन पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। जो भी सेल्स क्या होती हैं, पार्टिकुलेट मैटर कर देती हैं। पिनोसाइट्स क्या बोलती हैं, द सेल्स टेक इन ओनली फ्लूइड, ठीक है। अब इसमें जो भी फैगोसाइट में क्या था, जो भी पार्टिकुलेट मैटर था वो लेता था, और पिनोसाइट में क्या था, ओनली फ्लूइड लेता था। और रिसेप्टर मीडिएट में क्या था, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग आफ्टर दे बाइंड टू रिसेप्टर, जो भी रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे उनको लिया जाएगा, ठीक है। रिसेप्टर मीडिएट में जो भी रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स उनको लिया जाएगा। पिनोसाइटस में क्या हो जाएगा, जो उनको ओनली फ्लूइड को लिया जाएगा, और फैगोसाइट्स में ओनली वो पार्टिकुलेट मैटर को लिया जाएगा, ठीक है भैया। ये उन्होंने फिर दिखा दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है और ये बैक्टीरिया है, ठीक है। यहाँ से ऐसे इसमें दिखा दिया। अब हमें अगले वीडियो में सेल जंक्शन चालू करना है। मुझे आशा करता हूँ कि आपको सेल और सेल के ऑर्गेनेल्स और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये सब समझ में आया होगा। तो यहीं से हम आपका आज का लेक्चर ख़त्म कर दे रहे हैं। अगले लेक्चर में हम गैप जंक्शन और जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें भारत फार्मा के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल में वीडियो रोज़ आते हैं, देखते रहिए। कुछ ना कुछ तो आप में सुधार आएगा और कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे ही जाएंगे। थैंक यू सो मच।